अगर आप हार्ट अटैक से पहले या हार्ट अटैक के दौरान मैग्नीशियम लेते हैं तो उससे हार्ट की मांसपेशियों में खतरनाक क्रिस्टल की उत्पत्ति की रोकथाम की जा सकती है। इससे हार्ट की मांसपेशियों को सुरक्षा मिलती है। जब डॉक्टर हार्ट की प्रॉब्लम से निपटने की कोशिश करते हैं तो वे इस जानकारी की अनदेखी करते हैं या इस पर विचार नहीं करते। मेरे दादाजी का हार्ट की प्रॉब्लम से 50 की उम्र में निधन हो गया था। मेरे पिताजी को एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया था। इसे अब्लेशन की मदद से ठीक किया गया, लेकिन इसके कारण हार्ट की लय ताल बिगड़ गई थी। अब मेरे पिताजी दवाइयों पर निर्भर हैं। क्योंकि मेरे परिवार में हार्ट की प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, इसलिए मैं हार्ट की प्रॉब्लम्स से जुड़ी सारी जानकारी जुटाना चाहता था ताकि मैं खुद से इनकी रोकथाम कर सकूं और दूसरों के साथ ये जानकारी शेयर कर सकूं। 4 तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स हैं जो बेहद आम हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है प्लाक का जमा होना। आपकी आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, फिर शरीर उस पर बैंडेज लगाता है, उस जगह पर कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, उसके कारण आर्टरी ब्लॉक होने लगती है। आप हार्ट की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते हैं। आपकी हार्ट की मांसपेशी में ऐंठन आने लगती है, आपको एंजाइना का सामना करना पड़ता है, हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और आपको हार्ट अटैक आ सकता है। नंबर 2 पर है ब्लड क्लॉट। ये थोड़ा अलग है क्योंकि ब्लड क्लॉट की सिचुएशन में ये हार्ट में फंस जाता है और आर्टरी को ब्लॉक करने लगता है, उसके कारण आपके हार्ट तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद पड़ने लगती है और आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ये ब्लड क्लॉट आपके पूरे शरीर में घूमता हुआ आपके दिमाग में पहुंच सकता है, उसके कारण आपको स्ट्रोक का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3 में हम एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करेंगे। इस कंडीशन में आपके हार्ट के कुछ हिस्सों या वैस्कुलर सिस्टम में खून इकट्ठा होने लगता है, उसके कारण उन जगहों पर क्लॉट बनने लगता है और आपको हार्ट अटैक का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4 में हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। इस सिचुएशन में ब्लड के प्रेशर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण आर्टरीज सख्त और ठोस हो सकती हैं। अगर आपको लंबे समय से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उसके कारण आपकी किडनी भी खराब हो सकती है, क्योंकि किडनी लंबे समय तक उतना ज्यादा प्रेशर झेल ही नहीं पाती। अब मैं आपको एक अनोखी बात बताता हूं। इन चारों प्रॉब्लम्स में एक चीज कॉमन है और वो है मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम की कमी की एक दिलचस्प बात यह है कि इसकी कमी का पता लगाना या टेस्ट करना लगभग नामुमकिन है। जब आप अपने खून में मैग्नीशियम की जांच करते हैं तो आप अपने शरीर के केवल 1% मैग्नीशियम को ही देख रहे होते हैं। अधिकांश मैग्नीशियम यानी कि 99% मैग्नीशियम आपके खून में नहीं बल्कि आपके सेल्स के अंदर होता है। इसीलिए मैग्नीशियम की कमी का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट करवाना कोई भरोसेमंद तरीका नहीं है। जरा कुछ देर के लिए पीछे चलते हैं और हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए दी जाने वाली कुछ कॉमन मेडिसिन की बात करते हैं। उन मेडिसिन के काम करने के तरीके की भी बात करते हैं। ये मेडिसिन सीधे तौर पर मैग्नीशियम से संबंध रखती हैं। चलिए सबसे पहले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नाम की मेडिसिन से शुरुआत करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आखिर क्या काम करते हैं? ये कैल्शियम को ब्लॉक करते हैं। वैसे आप ऐसी मेडिसिन क्यों लेना चाहेंगे जिसके कारण कैल्शियम ब्लॉक हो जाता है? गलत जगहों में बहुत ज्यादा कैल्शियम मांसपेशियों को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कैल्शियम मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है और मैग्नीशियम मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम एक नेचुरल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। मेडिसिन की तुलना में मैग्नीशियम के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि मैग्नीशियम कैल्शियम को कंट्रोल करने का काम करता है। बहुत ज्यादा कैल्शियम वाली किसी भी कंडीशन में आपको मैग्नीशियम लेना चाहिए। ये कुछ दूसरे लक्षणों पर भी काम करता है। अगर आपकी आंख फड़क रही है तो बहुत ज्यादा कैल्शियम उसका कारण हो सकता है, क्योंकि शायद आप में पर्याप्त मैग्नीशियम नहीं है। चलिए एक दूसरी तरह की मेडिसिन की बात करते हैं जिन्हें बीटा ब्लॉकर कहते हैं। बीटा ब्लॉकर एड्रेनालाइन को ब्लॉक करते हैं और आर्टरीज को रिलैक्स करते हैं। इनके कारण हार्ट की मांसपेशियों में ज्यादा खून पहुंचने लगता है। इनका इस्तेमाल हार्ट की रिदम की प्रॉब्लम्स के लिए भी किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि मैग्नीशियम नेचुरल तरीके से एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल को कम करने में मदद करता है? इसीलिए बहुत सारे लोग रात को सोने से पहले मैग्नीशियम लेना पसंद करते हैं ताकि वे अच्छी तरह सो पाएं और रिलैक्स महसूस कर पाएं। नंबर 3 में वारफेरिन की बात करते हैं। मेरे पिताजी को भी यही दवा लेने को कहा गया है क्योंकि उन्हें एट्रियल फिब्रिलेशन था। डॉक्टरों ने उनके हार्ट में पेसमेकर भी लगाया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि उनके हार्ट में क्लॉटिंग को रोका जा सके। अब मेरे पिताजी विटामिन K1 से भरपूर फूड्स नहीं खा सकते क्योंकि उसके कारण क्लॉटिंग पैदा होती है और डॉक्टर उनका खून पतला बनाए हुए हैं। क्लॉटिंग की कार्यप्रणाली की एक दिलचस्प बात बताऊं तो कैल्शियम क्लॉटिंग में शामिल रहता है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैग्नीशियम कैल्शियम को कंट्रोल करने में मदद करता है। नंबर 4 की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आपको विभिन्न तरह की मेडिसिन दी जाती हैं। आर्टरीज में मांसपेशी की एक लेयर होती है और मैग्नीशियम एक नेचुरल वेसोडाइलेटर है। इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर के मामलों में मैग्नीशियम लोगों की मदद करता है। ज्यादा डॉक्टर्स हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैग्नीशियम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सबसे पहले तो इसका टेस्ट करना लगभग असंभव है। दूसरा यह है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स को न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। उन्हें मेडिकल कॉलेज की पूरी अवधि में न्यूट्रिशन की लगभग 12 से 24 घंटों की ही ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरी बेहद अनोखी बात यह भी है कि हमें मैग्नीशियम की मिली जुली रिसर्च देखने को मिलती है। हमें यह पता नहीं चलता कि यह हार्ट के लिए क्या कर सकता है। बहुत सारी स्टडीज को एक ऐसे मैग्नीशियम के साथ किया जाता है जो आपके शरीर में केवल 3 से 4% ही अब्सॉर्ब हो पाता है। स्टडी में मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अगर आप ऐसे मैग्नीशियम की 400 मिलीग्राम मात्रा ले रहे हैं और इसका केवल 3 से 4% ही अब्सॉर्ब हो रहा है तो क्या आपको सच में कोई परिणाम दिखेंगे? ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। एक दूसरे प्रकार का मैग्नीशियम है जिसे मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट कहते हैं, जिसे आप 80% अब्सॉर्ब कर पाते हैं। अगर आप इसे लेते हैं तो आप में किडनी स्टोन के होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
वैसे मैंने भी किडनी स्टोन का सामना किया है। मेरी सिचुएशन बेहद गंभीर थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अब मुझे मालूम चल गया है कि बच्चे को जन्म देने पर कितना दर्द होता होगा। उन्होंने कहा कि आपको कोई अंदाजा ही नहीं है कि प्रेग्नेंट होना कैसा होता है। मैं उनकी बात से सहमत हूं। उस समय पर मुझ में मैग्नीशियम की कमी थी। काश मुझे उस समय मैग्नीशियम की जानकारी होती, क्योंकि ये किडनी स्टोन का शानदार एंटीडोट है। आपकी आर्टरीज में कैल्शियम के जमावड़े के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपने कभी कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन टेस्ट के बारे में सुना है? ये एक बहुत अच्छा टेस्ट है जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपकी आर्टरीज में कितना कैल्शियम जमा है। ये टेस्ट बाकियों की तुलना में बहुत सस्ता है। ये मृत्यु दर का पता लगाने का एक अच्छा तरीका है। मैंने अपने दूसरे वीडियोस में एक दूसरे विटामिन की बात भी कही है जो कैल्शियम को आपकी आर्टरीज से दूर रखने का काम करता है। उस विटामिन को विटामिन K2 कहते हैं। विटामिन K2 अपने कार्यों के लिए मैग्नीशियम पर निर्भर करता है। अब मैं आपको हार्ट अटैक से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी देना चाहता हूं। अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है और हार्ट की मांसपेशियों तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन बीच में ही रुक जाती है, जिसे इस्केमिया कहते हैं, तो उस सिचुएशन में कैल्शियम के क्रिस्टल की वर्षा होने लगती है। जब आप वर्षा के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता होगा कि क्रिस्टल ऊपर से गिरने लगे हैं। जरा सोचिए कि कैल्शियम के क्रिस्टल उस चीज से निकलने लगे हैं जो आपके हार्ट की मांसपेशी में पहुंच रही है। आप जिन क्रिस्टलों को यहां देख पा रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठा होने लगते हैं। ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का उत्पादन करता है। कैल्शियम के ये क्रिस्टल हार्ट के टिश्यू को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। यहां हम कैल्शियम के बड़े क्रिस्टलों को अपनी आंख से देख पा रहे हैं, जिन्हें लैब में बनाया गया है। इन क्रिस्टलों का आकार वही होता है जो उन मरीजों के माइटोकॉन्ड्रिया की छोटी संरचनाओं के भीतर माइक्रोस्कोपिक रूप से देखा जा सकता है, जिन्हें हार्ट अटैक पड़ा था जब हार्ट की मांसपेशियों को आपूर्ति की जाने वाली ऑक्सीजन कम हो गई थी या उसकी सप्लाई कट गई थी। अगली तस्वीर उन मरीजों के अलग परिणाम दिखाती है जिन्हें हार्ट अटैक से पहले या उसके दौरान मैग्नीशियम प्राप्त हुआ था। हार्ट अटैक से पहले या हार्ट अटैक के दौरान मैग्नीशियम लेने से आप हार्ट की मांसपेशी में कैल्शियम के खतरनाक और जानलेवा इंटरनल क्रिस्टल के पैदा होने की रोकथाम कर सकते हैं। ये बेहद शानदार जानकारी है। पता नहीं आप इस रिसर्च के बारे में जानते हैं या नहीं, जो दिखाती है कि जब महिलाएं बहुत ज्यादा कैल्शियम लेती हैं, खासकर मेनोपॉज के दौरान, तो उसके कारण उनमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अब आप जान गए हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शरीर में पर्याप्त मैग्नीशियम मौजूद नहीं होता और मैग्नीशियम शरीर में पहुंचने वाले कैल्शियम को कंट्रोल करने में नाकामयाब रहता है। मैं आपको बहुत ज्यादा कैल्शियम लेने की सलाह नहीं दूंगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने भोजन से कैल्शियम प्राप्त करने की कोशिश करें। मैं थोड़ी देर पहले बात कर चुका हूं कि मैग्नीशियम मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और कैल्शियम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करता है। मैं यहां केवल आर्टरीज और हार्ट की मांसपेशियों की ही नहीं, बल्कि सभी मांसपेशियों की बात कर रहा हूं, जिनमें टांग की ऐंठन भी शामिल है। मुझे सुबह के समय टांग और पैर में ऐंठन का सामना करना पड़ता था। मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। मैग्नीशियम असल में एक सर्केडियन रिदम में होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सुबह के समय शरीर में सबसे कम मैग्नीशियम होता है। इसलिए अगर आप इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, अगर आप में मैग्नीशियम की सब क्लिनिकल कमी है, अगर शरीर में मैग्नीशियम कम है, तो आपको मैग्नीशियम के कुछ लक्षणों का सामना करना पड़ सकता है। मैग्नीशियम का सबसे महत्वपूर्ण काम हमें इसके एनर्जी उत्पादन के कार्यों में देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब आप खाना खाते हैं, ये डाइजेस्ट हो जाता है। ये सेल्स में पहुंचता है। फिर ये एक विशेष जगह पहुंचता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया असल में उस एनर्जी को इस पूरी चेन के आखिरी स्टेप तक बर्न करते जाते हैं। इसमें एक मोटर शामिल रहती है जो इनएक्टिव एनर्जी को एक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। इसीलिए जब लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है, वे जल्दी थक जाते हैं, खासकर अगर वे एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप में मैग्नीशियम की कमी है तो आपको माइग्रेन सिरदर्द का भी सामना करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको माइग्रेन है और आप इसमें होने वाले सिरदर्द से छुटकारा चाहते हैं, तो आपको उसके लिए 400 मिलीग्राम से ज्यादा मैग्नीशियम लेना पड़ेगा। अब इस पहेली के एक दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से की बात करते हैं और वो हिस्सा है विटामिन D3। अगर आप में मैग्नीशियम की कमी है तो विटामिन डी काम नहीं करेगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप मैग्नीशियम के बिना बहुत सारा विटामिन डी ले रहे हैं। उस स्थिति में आपको कोई भी परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं, आपको मैग्नीशियम भी लेना चाहिए। ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। चलिए मैग्नीशियम की कमी का कारण जानते हैं। 48 से 57% आबादी इसके आरडीए से भी कम मैग्नीशियम लेती है। अगर आप केलों से मैग्नीशियम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 11 कटोरी केले खाने पड़ जाएंगे। बादाम भी मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं। 140 ग्राम बादाम से आपको पर्याप्त मैग्नीशियम मिल जाएगा, लेकिन इनमें ऑक्सलेट होता है, जिसके कारण दूसरी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। पालक भी मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत है। पर्याप्त मैग्नीशियम के लिए आपको केवल 1.5 कटोरी पालक ही खाना होगा, लेकिन पालक में ऑक्सलेट भी रहता है। डार्क चॉकलेट की 168 ग्राम मात्रा से आपको पर्याप्त मैग्नीशियम मिल जाएगा, लेकिन डार्क चॉकलेट में ऑक्सलेट भी होता है। पर्याप्त मैग्नीशियम पाने के लिए आपको 7 कटोरी एवोकाडो खाना पड़ेगा। 400 ग्राम मछली से आपको पर्याप्त मैग्नीशियम मिलेगा। आप लगभग 2 किलो मीट खा सकते हैं, आपको 4 कटोरी केल भी खाना पड़ जाएगा। मैग्नीशियम के लिए आप 158 ग्राम कद्दू के बीज और 127 ग्राम सूरजमुखी के बीज खा सकते हैं। इन सभी के विपरीत कुछ चीजें हैं जिनके कारण आपका मैग्नीशियम खत्म हो सकता है। अल्कोहल से मैग्नीशियम खत्म हो जाता है। रिफाइंड शुगर और स्टार्च इसे खत्म कर सकते हैं।
कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स के कारण मैग्नीशियम अब्सॉर्ब करने की आपकी काबिलियत खत्म हो सकती है। स्ट्रेस और पेट में एसिड की कमी के कारण भी ऐसा हो सकता है। कुछ ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स और साबुत अनाज खाने से आप में इसकी कमी हो सकती है। जितने भी फूड्स हैं, उनमें से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और बहुत ज्यादा रिफाइंड किए गए फूड्स में बिल्कुल भी न्यूट्रिशन मौजूद नहीं होता। खासकर इनमें मैग्नीशियम तो दूर दूर तक नहीं होता। इसलिए जब हम ऐसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को पचाने की कोशिश करते हैं, तब मैग्नीशियम की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहां तक कि छोटे बच्चे, जिनकी उम्र 2 साल या उससे कम होती है, उनकी डाइट में भी 45% अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स मिले होते हैं। टीनेजर्स की डाइट में 67% अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स मौजूद होते हैं। अडल्ट की डाइट में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की मात्रा 57% होती है। इसलिए आप सोच ही सकते हैं कि आजकल लोगों में मैग्नीशियम की मात्रा कितनी कम हो चुकी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, डॉक्टरों द्वारा इसके बारे में बात नहीं करने का कारण यह भी है कि लिटरेचर या रिसर्च में मैग्नीशियम पर हमें मिली जुली समीक्षाएं देखने को मिलती हैं। वैसे अगर आप गहरी छानबीन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी स्टडीज में मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। आप बहुत कम मात्रा में इसे अब्सॉर्ब कर पाएंगे और आपको इससे उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे जितने आपको मिल सकते हैं। इस समय पर मुझे लगता है कि आपको विभिन्न तरह के मैग्नीशियम की जानकारी होनी चाहिए और आपको जानना चाहिए कि ये क्या काम करते हैं। उस जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।